हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल जीके एजुकार्ड चैनल में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे जीके करंट अफेयर्स, जो कि 1 अगस्त से लेकर 10 अगस्त तक के क्वेश्चंस आंसर्स और कुछ टॉपिक्स कवर किए जाएंगे जो कि कंपटीशन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं जीके करंट अफेयर्स 1 अगस्त टू 10 अगस्त ऑफ 2022। जिसमें फर्स्ट टॉपिक आ जाता है, भारत में अक्टूबर से 5G सेवाएं शुरू की जाएगी। तो भारत के अंदर जो है इंटरनेट की 5G सेवाएं अक्टूबर में शुरू कर दी जाएगी। इसमें क्या होगा कि अभी जो आप इंटरनेट यूज करते हैं उसमें आप 4G नेटवर्क की सेवाएं यूज करते हैं। जब 5G सेवाएं शुरू हो जाएगी तो उसमें इंटरनेट की डाटा स्पीड 10 गुना हो जाएगी, जिससे आप किसी भी मूवी को, किसी भी वीडियो को कुछ ही सेकंड में अपलोड कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। तो केंद्रीय दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 1 अगस्त को कहा कि 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी में सरकार को कुल मिलाकर 1.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक की बोली लगाई गई है। सरकार को इससे 1,50,173 करोड़ रुपए मिलेंगे और 5G का जो स्पेक्ट्रम है उसका आवंटन 10 अगस्त तक पूरा कर लिया जाएगा। 5G के बारे में जान लेते हैं। 5G की जो शुरू की सेवाएं है वो दिल्ली में, मुंबई में, पुणे में, बेंगलोर में और जामनगर में शुरू की जाएगी। और इस बोली में किस किस कंपनी ने भाग लिया, उनका नाम रहेगा रिलायंस जियो, भारती एयरटेल, वोडाफोन आइडिया, अडानी डाटा नेटवर्क्स। तो इन 5 कंपनियों ने इस 5G के स्पेक्ट्रम में भाग लिया। अब दोस्तों, चाइना और ताइवान के बारे में पढ़ लेते हैं, जिनके बीच में विवाद बढ़ता जा रहा है। आजकल आप न्यूज में देखते होंगे कि चाइना और ताइवान जो है वार की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। तो इसका क्या रीजन है? अमेरिका हाउस स्पीकर है नैन्सी पेलोसी, उसने ताइवान की यात्रा की थी। चाइना नहीं चाहता कि अमेरिका जो है ताइवान और चाइना के रिलेशन के बीच में दखल दे। तो चाइना ने इस यात्रा के बाद जो है ताइवान के आसपास सैन्य अभ्यास शुरू कर दिया है, जिसका उसने नाम बताया पुनर्एकीकरण प्रक्रिया। इसके तहत वे सैन्य अभ्यास कर रहे हैं, जिसमें उनके नौसेना, वायुसेना और अन्य विभाग हिस्सा ले रहे हैं। चाइना ताइवान विवाद क्यों है, इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। इसकी हिस्ट्री यहाँ पर बताई गई है कि चाइना जो है वन चाइना पॉलिसी के तहत ताइवान को अपने देश का एक अभिन्न अंग मानता है। दूसरी तरफ चाइना जो है अपने आप को खुद को एक स्वतंत्र देश मानता है। चाइना नहीं चाहता कि ताइवान के मुद्दे पर, चाइना और ताइवान के मुद्दे पर कोई तीसरा देश दखल दे। ताइवान पहले से चीन का हिस्सा था। 1644 ईस्वी में जब का शासन था तब ताइवान जो है उसके हिस्से में था, लेकिन 1895 ईस्वी में चाइना ने ताइवान को जापान को सौंप दिया था। 1949 में चाइना में गृह युद्ध हुआ, जिसमें मोत्सोंग तुंग के नेतृत्व में कम्युनिस्टों ने चियांग काई शेक के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कामत्यांग पार्टी को हरा दिया था। इसमें कुओमिंटांग पार्टी ताइवान पहुंच गई, जहां जाकर उसने अपनी सरकार बनाई। लेकिन दूसरे विश्व युद्ध में जापान की हार हुई थी, जिससे जो है कुओमिंटांग को ताइवान का नियंत्रण, ताइवान का कंट्रोल सौंप दिया था। इसके बाद ताइवान में चुनी हुई सरकार बनती आ रही है। वहां का अपना संविधान है। ताइवान का असली नाम है रिपब्लिक ऑफ चाइना। अगर चाइना के नाम की बात करें तो उसका नाम है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। अब दोस्तों, जान लेते हैं जगदीप धनखड़ के बारे में, जो भारत के नए उपराष्ट्रपति बने हैं। तो एनडीए की तरफ से श्री जगदीप धनखड़ भारत के अगले उपराष्ट्रपति चुने गए हैं। उसने उपराष्ट्रपति के चुनाव में यूपीए यानी कांग्रेस की उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा को हराया है। इस चुनाव में जगदीप धनखड़ को 528 वोट मिले हैं, जबकि मार्गरेट अल्वा को 182 वोट मिले हैं। तो भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में आम जनता भाग नहीं लेती। इसमें संसद के सदस्य और स्टेट और राज्य के विधायक भाग लेते हैं, जिनका एक अलग प्रोसेस है। अगर आप उसके प्रोसेस में जानना चाहते हैं तो आप कमेंट करके बताइए, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा। नेक्स्ट हम जान लेते हैं जगदीप धनखड़ के बारे में। जगदीप धनखड़ जो है पश्चिमी बंगाल के फिलहाल राज्यपाल है। उनका जन्म हुआ था राजस्थान में। उनका जन्म 1951 को राजस्थान में हुआ था और उसने अपनी शुरुआती पढ़ाई जो है सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ से की थी। उसके बाद उसने राजस्थान विश्वविद्यालय से, राजस्थान यूनिवर्सिटी से स्नातक यानी बैचलर की डिग्री प्राप्त की थी। 1989 से लेकर 1991 ईस्वी तक वे झुंझुनू से जनता दल की तरफ से लोकसभा के सांसद रहे थे। इसके बाद 1993 से लेकर 1998 तक उन्होंने राजस्थान विधानसभा में विधायक के रूप में चुना गया था। विधायक किशनगढ़ को रिप्रेजेंट किया था, यानी कि वे किशनगढ़ के एमएलए रहे थे।
30 जुलाई 2019 से लेकर अब तक वे पश्चिमी बंगाल के राज्यपाल के रूप में काम कर रहे हैं। तो यह था राज्यपाल जगदीप धनखड़ के बारे में। इससे पहले जो राष्ट्रपति के चुनाव हुए थे उसमें द्रौपदी मुर्मू एनडीए की तरफ से राष्ट्रपति की विजेता रही थी। तो भारत की अभी राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू जो कि उड़ीसा से है, और उपराष्ट्रपति है जगदीप धनखड़ जो कि राजस्थान से है। अब दोस्तों जान लेते हैं नल्लाथम्बी कलाई सेल्वी के बारे में, जो CSIR की महिला अध्यक्ष बनी है, महिला महानिदेशक बनी है। CSIR क्या है? यह भारत की एक अनुसंधान परिषद है जिसकी फुल फॉर्म है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। इसका काम क्या रहता है? इस संस्था में, इस ऑर्गेनाइजेशन में टॉप साइंटिस्ट काम करते हैं जो भारत के लिए रिसर्च और डेवलपमेंट के क्षेत्र में भाग लेते हैं। नल्लाथम्बी कलाई सेल्वी के बारे में बात करते हैं तो यह इलेक्ट्रोकेमिकल की साइंटिस्ट है जिसको CSIR का 2 साल के लिए महानिदेशक चुना गया है। अगर CSIR के बारे में बात करते हैं तो CSIR यानी काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, इसकी फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है। इसको सितंबर 1942 ईस्वी में एक स्वायत्त निकाय के रूप में स्थापित किया गया था। तब से लेकर अब तक यह देश के लिए अनुसंधान और विकास के क्षेत्र में कार्य करती है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा इसको वित्त पोषित किया जाता है। जितने पैसे की जरूरत इस संस्था को होती है वो इस मंत्रालय के द्वारा दिए जाते हैं। CSIR जो है महासागर विज्ञान में, एरोस्पेस इंजीनियरिंग में, जीवन विज्ञान में, खनन में, खाद्य में, पेट्रोलियम, पर्यावरण विज्ञान और रसायन के क्षेत्र में कार्य करती है। उनके बारे में रिसर्च और डेवलपमेंट करती है। अब दोस्तों जान लेते हैं कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 के बारे में, जिसमें भारत कॉमनवेल्थ की पदक तालिका में 4थे स्थान पर रहा है। फर्स्ट नंबर पर रहा है ऑस्ट्रेलिया, सेकंड नंबर पर रहा है यूके और थर्ड नंबर पर रहा है कनाडा। उसके बाद भारत का नंबर आता है, जिसमें भारत ने कुल मिलाकर 61 पदक जीते हैं, जिसमें 22 स्वर्ण पदक, 16 रजत पदक और 23 कांस्य पदक शामिल है। भारत का राष्ट्रमंडल खेलों में, कॉमनवेल्थ खेलों में यह 4था सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। भारत के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन की बात करते हैं तो वह 2010 में रहा, जब कॉमनवेल्थ गेम का आयोजन भारत के अंदर किया गया था। उसमें भारत ने 38 स्वर्ण समेत 101 पदक जीते थे। सबसे ज्यादा पदक की बात करते हैं तो भारत ने 2010 में खेले गए नई दिल्ली में आयोजित कॉमनवेल्थ गेमों में जीते थे, जो कि कुल मिलाकर थे 101 पदक। नेक्स्ट आ जाता है 9 अगस्त को नागासाकी दिवस मनाया जाता है और 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस मनाया जाता है। जैसे आपने हिस्ट्री के अंदर पढ़ा होगा, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जो है जापान और अमेरिका के बीच में वॉर चल रहा था। तो इस युद्ध में जापान सभी देशों पर भारी पड़ रहा था, जिसमें अमेरिका भी शामिल था। तो अमेरिका ने लास्ट में अगस्त 1945 ईस्वी में 2 परमाणु बम जापान के शहरों के अंदर गिराए थे, जिसमें एक आ जाता है हिरोशिमा, दूसरा आ जाता है नागासाकी। 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर परमाणु बम गिराए थे, जिसमें बहुत लोगों की जान गई थी। कुछ लोग जो है कैंसर के शिकार हो गए थे, भूमि बंजर हो गई थी और आसपास का एरिया बुरी तरह तहस नहस हो गया था। तो उनकी यादों में नागासाकी दिवस और हिरोशिमा दिवस मनाया जाता है। तो यह भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि नागासाकी दिवस और हिरोशिमा दिवस किस दिन मनाए जाते हैं। अगला पढ़ लेते हैं दोस्तों। तो इसरो ने 7 अगस्त को SSLV D1 रॉकेट लॉन्च किया, जिसमें 2 सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेजे। उनके बारे में पढ़ लेते हैं। इसरो के द्वारा SSLV D1 का यह पहला सफल परीक्षण था। यानी कि SSLV क्या है? यह एक लॉन्च व्हीकल है, यह एक रॉकेट है जो कि सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेजने का काम करता है। सबसे पहले इंडिया ने SLV से शुरुआत की थी, जिसकी फुल फॉर्म है सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। उसके बाद जो है ASLV तैयार किए गए थे। ASLV के बाद PSLV तैयार किए गए। जो PSLV के 50 से ज़्यादा रॉकेट अभी तक अंतरिक्ष में भेजे जा चुके हैं, जो कि काफ़ी सक्सेसफुल रहे हैं। उसके अलावा GSLV के 2 वर्जन भी इंडिया के द्वारा लॉन्च किए जा चुके हैं और अभी 5वां वर्जन आ जाता है SSLV, जिसकी फुल फॉर्म है स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। यह SSLV सीरीज का पहला रॉकेट है जिसका नाम है SSLV D1। इसके माध्यम से 2 उपग्रह आज़ादी सैटेलाइट और EOS-2 को अंतरिक्ष में भेजा गया है, लेकिन लास्ट मोमेंट पर यह दोनों सैटेलाइट को स्थापित करने में असफल रहा है, क्योंकि आखिरी मोमेंट में इन उपग्रहों का संपर्क, इन उपग्रहों का कम्युनिकेशन इसरो के साथ टूट गया था। अब तीनों के बारे में पढ़ लेते हैं। SSLV D1 जो है
इसरो का सबसे छोटा वाणिज्यिक रॉकेट है, जिसको बॉबी रॉकेट के नाम से भी जाना जाता है। यह लगभग 500 किलोग्राम तक का पेलोड लेके जा सकता है। तो एसएसएलवी के द्वारा 2 सैटेलाइट अंतरिक्ष में लॉन्च किए गए हैं। पहला EOS-02, जिसकी फुल फॉर्म है ऑब्जर्वेशन अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। इसका वेट था 142 किलोग्राम का काम था। यह रात में भी पृथ्वी की निगरानी कर सकता है। दूसरा सैटेलाइट है आज़ादी सैटेलाइट, जिसको आज़ादी के अमृत महोत्सव के सेलिब्रेशन के रूप में भेजा गया था, जिसमें यह यानी इंडिया का फ्लैग, भारत का झंडा अंतरिक्ष में स्थापित करेगा। इस सैटेलाइट को 750 लड़कियों ने मिलकर बनाया है। ये 750 लड़कियां कौन है? ये स्पेस किड्स इंडिया नाम की देसी निजी स्पेस एजेंसी की स्टूडेंट्स हैं, जिसने इस सैटेलाइट को तैयार किया था। तो दोस्तों, ये थे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं, जिसमें पहला जाता है 6 अगस्त को निम्नलिखित में से किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो जैसा हम पहले टॉपिक्स में पढ़ कर आए हैं, तो 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस मनाया जाता है और 9 अगस्त को नागासाकी दिवस मनाया जाता है। रीजन हम पहले पढ़ चुके हैं। आगे देखते हैं। हाल ही में किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी को डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर रहेगा सुरेश रैना, जिसने हाल ही में रिटायरमेंट लिया है। तमिलनाडु के चेन्नई में वेल्स इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड एडवांस स्टडीज एक संस्था है, जिसने अपने 12वें दीक्षांत समारोह में पूर्व भारतीय क्रिकेटर खिलाड़ी सुरेश रैना को डॉक्टर की उपाधि से सम्मानित किया है। थर्ड क्वेश्चन बनता है, हाल ही में पश्चिम बंगाल में कितने नए जिलों का गठन किया गया है? तो पश्चिमी बंगाल के अंदर, वेस्ट बंगाल के अंदर 7 नए जिलों का गठन किया गया है, जिसकी घोषणा वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने की है। 5G के बारे में हम टॉपिक्स में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो कौन सी कंपनी 5G स्पेक्ट्रम नीलामी में 700 मेगाहर्ट्ज बैंड को खरीदने वाली अकेली कंपनी है? तो 5G के स्पेक्ट्रम आवंटन किए गए हैं, जिसमें लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए की बोली लगी है। 5G स्पेक्ट्रम नीलामी के बारे में हम टॉपिक्स में ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। 5G गीगाबिट्स के कुछ स्पेक्ट्रम आवंटित किए जाते हैं। वे स्पेक्ट्रम जो है अलग अलग मेगाहर्ट्ज बैंड्स के होते हैं। तो 700 मेगाहर्ट्ज बैंड के खरीदने वाली अकेली कंपनी कौन है? तो उसका राइट आंसर रहेगा जियो। तो 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी में रिलायंस समूह की दूरसंचार कंपनी जियो, जिसने 22 टेलीकॉम सर्कल्स में प्रीमियम 700 मेगाहर्ट्ज बैंड अकेले खरीदे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, भारत के महान शतरंज खिलाड़ी विश्वनाथ आनंद को हाल ही में खेल की किस वैश्विक संचालन संस्था का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर रहेगा फिडे। तो शतरंज खिलाड़ी विश्वनाथ आनंद को 7 अगस्त को खेली गई वैश्विक संचालन फिडे का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान में अजमेर के किस जगह पर राज्य का पहला सैंड आर्ट पार्क बनकर तैयार हुआ है? तो इसका राइट आंसर रहेगा तीर्थराज पुष्कर। तो राजस्थान में अजमेर के निकटवर्ती तीर्थराज पुष्कर में राज्य का पहला सैंड आर्ट पार्क बनकर तैयार हुआ है। नेक्स्ट आ जाता है, हरियाणा सरकार के द्वारा शुरू की गई चिराग योजना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर रहेगा सरकारी स्कूलों के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों के लिए, जो उनको मुफ्त शिक्षा प्रदान करेगी। नेक्स्ट है, हर घर तिरंगा अभियान में 13 से 15 अगस्त के बीच सरकार ने कितने करोड़ पर तिरंगा फहराने का लक्ष्य रखा है? तो इसका राइट आंसर रहेगा 25 करोड़। और इसी सेलिब्रेशन के तहत भारत ने एसएसएलवी रॉकेट के द्वारा आज़ादी सैटेलाइट भी लॉन्च किया था, जो कि असफल रहा। तो दोस्तों, ये थी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और क्वेश्चन आंसर्स, जो कि कंपटीशन एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आपको वीडियो कैसे लगे? अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जिसने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको जरूर सब्सक्राइब करें। तो थैंक यू दोस्तों, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अच्छे से पढ़ाई करिए। बेस्ट ऑफ लक सभी को। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।